Students, in this video, we are going to discuss our chapter Principles of Inheritance and Variation. So, take your notebook and pen with you and start writing the important concepts that will helpful you in your board exam as well as in NEET exam. So, I am going to discuss some basic concept in this video. इसमें मैं basic concept discuss करूँगी. So, start करते हैं. Class 12, chapter number 5. Chapter number 5, and the chapter name is Principles of Inheritance and Variation. Principles of Inheritance and Variation. Principles of Inheritance and Variation. Okay. So in this chapter, we are starting with the important concept. First of all, what is inheritance and what is variation? आपको पता होना चाहिए inheritance क्या है, variation क्या है. So write down inheritance क्या होता है? Inheritance, students, it is the process of transferring characters from parents to offspring. Transfer of characters from parents to offspring. Parents to offspring, or from one generation to another. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब करेक्टर ट्रांसफर होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, या हम कहें पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस या हेरिडिटी भी हम बोल सकते हैं. नाउ a new term used here in this chapter for character is trait. करेक्टर को हम और क्या कह सकते हैं? ट्रेट भी कह सकते हैं स्टूडेंट. करेक्टर इज ऑल्सो टर्म्ड एज ट्रेट. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज वेरिएशन. वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन आर द चेंजेस दैट आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेरिएशन क्यों आती है? इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेरिएशंस occurs due to, क्यों होती है वेरिएशन? वेरिएशन occur due to new recombination, via sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रोमोसोम एक्सचेंज होते हैं उनके पार्ट्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स, उसकी वजह से वेरिएशन आती है. तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरिएशन अकर ड्यू टू न्यू रिकम्बिनेशन वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड दिस वेरिएशन लीड्स टू वेरिएशन की वजह से क्या होता है? वेरिएशन की वजह से नए रिकम्बिनेशन बनते हैं, एंड न्यू रिकम्बिनेशन लीड्स टू इवोल्यूशन. इवोल्यूशन यानी कि नई स्पीशीज का बनना. ठीक है, नई स्पीशीज बनती हैं, दैट इज ड्यू टू वेरिएशन. अगर वेरिएशन ना होती, जैसा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, क्लोन बनते हैं वहाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिक सिमिलर इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप है उसको क्लोन बोलते हैं. तो क्लोन की अगर हम बात करें, प्योर लाइन अगर हमें बनानी है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प करेगा उसमें. एंड इफ वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वहाँ नए रिकॉम्बिनेशन बनेंगे, दैट लीड्स टू वेरिएशन, एंड वेरिएशन लीड्स टू evolution. Evolution means formation of new species, development of new species. Alright, चलिए. तो बेटा इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मेंडल के बारे में. मेंडल जिनका पूरा नाम था जॉर्ज जॉन मेंडल. ठीक है, क्या नाम था? जॉर्ज जॉन मेंडल. तो हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे. We are talking about father of genetics.
हालांकि इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बहुत ही मेहनत के बाद और इनके मरने के बाद इनको ये ऑनर मिला, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनके मरने के 14 to 16 ईयर्स के बाद इनको ये ऑनर मिला। तो कौन थे फादर ऑफ जेनेटिक्स? जॉर्ज जॉन मेंडल। मेंडल के नाम से भी इनको जानते हैं, जॉर्ज जॉन मेंडल। ही वर्कड ऑन, जॉर्ज जॉन मेंडल ने किन प्लांट्स पे काम किया स्टूडेंट्स? ही वर्कड ऑन पी प्लांट। आप कहें गार्डन पी प्लांट। उन्होंने काम किया गार्डन पी प्लांट पे, जिसका बायोलॉजिकल नेम था पाइजम सेटिवम। जीनस और स्पीशीज नेम को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। पाइजम PISUM, सेटिवम SATIVUM। पाइजम सेटिवम पर स्टूडेंट्स इन्होंने काम किया, कितने ईयर्स तक काम किया? 7 ईयर्स। 7 ईयर्स इन्होंने काम किया। और वो ईयर्स कौन से थे? 1856 to 1863। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन नीट एग्जाम। नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो मार्क कर लीजिए। नीट में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। What was the working years of Mendel? So he worked on garden pea, जिसको पाइजम सेटिवम भी बोलते हैं। तो इन्होंने 7 ईयर्स तक काम किया। क्या इन्होंने किसी और प्लांट पे भी काम किया था? Yes, he worked on लबलब बीन। लबलब बीन पर भी इन्होंने काम किया। He also worked on hawkweed। ठीक है, these are the other plants on which Mendel worked। ठीक है, लबलब बीन। बट इनको उतने सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिले जितने इनको गार्डन पी पर मिले। तो गार्डन पी के इन्होंने कितने स्ट्रक्चर स्टडी किए स्टूडेंट्स? कैरेक्टर्स को यहाँ ट्रेट कहेंगे हम। ही स्टडीड 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर। 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स। और कैरेक्टर्स के लिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया है यहाँ, ट्रेट। ठीक है, तो 7 पेयर है, यानी कि कितने हो गए? 14 कैरेक्टर हम कह सकते हैं। 17 पेयर ऑफ कैरेक्टर थे तो कितने थे? 14। और वो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर कौन से थे? तो नोट करेंगे आप। गार्डन पी के कौन से 7 कैरेक्टर स्टडी किए इन्होंने? 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर, जिनको ट्रेड्स भी बोलते हैं। सो दैट 7 पेयर वर प्लांट हाइट, या स्टेम हाइट भी बोल सकते हैं आप। प्लांट हाइट 1, सेकेंड सीड कलर, थर्ड फ्लावर कलर, नेक्स्ट पोड कलर। पोड बेटा मटर के छिलके को बोलते हैं, पोड कलर। नेक्स्ट ही वर्कड ऑन पोड शेप। नेक्स्ट फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन से पहले आप एक और लिख लीजिए, फ्लावर पोजीशन को लास्ट में लीजिए। पोड शेप के साथ साथ इन्होंने पोड कलर को भी स्टडी किया था। पोड शेप, पोड कलर। ओके, लेट मी चेंज। इन्होंने काम किया प्लांट हाइट, सीड कलर, सीड शेप। राइट इट अगेन। 7 कैरेक्टर्स कौन से थे? थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ। चलिए, तो 7 कलर कौन से थे? प्लांट हाइट, सीड कलर, सीड शेप, देन फ्लावर कलर, देन पोड कलर, पोड शेप एंड फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन।
मैंने आपको बताया ये सभी करेक्टर्स जो थे पेयर में थे, यानी कि उनके दो अल्टरनेट फॉर्म थे। ठीक है, वो दो अल्टरनेट फॉर्म कौन सी थी, नोट इट डाउन। प्लांट हाइट यहाँ दो तरह की थी, टॉल एंड ड्वार्फ। सीड कलर दो तरह का था, येलो, ग्रीन। सीड शेप भी यहाँ दो कलर का था, सीड शेप दो तरह का था, राउंड एंड रिंकल्ड। फ्लावर कलर दो तरह का था, वायलेट एंड व्हाइट। कोड कलर भी दो तरीके का था, ग्रीन, येलो। कोड शेप भी दो तरीके की थी, फुल इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। फ्लावर पोजीशन भी दो तरीके की थी, एक्सेल जिसमें साइड में फ्लावर्स लगते, टर्मिनल जिसमें टॉप पे लगते। ओके, तो प्लांट हाइट टॉल ड्वार्फ, सीड कलर येलो ग्रीन, सीड शेप राउंड रिंकल, फ्लावर कलर वायलेट व्हाइट, कोड कलर ग्रीन येलो, कोड शेप फुल कॉन्स्ट्रिक्टेड, फ्लावर पोजीशन एक्सेल एंड टर्मिनल। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू मार्क the symbols used. See, there were two terms that you have to familiarize before moving ahead. आपको यहाँ दो टर्म पता होनी चाहिए, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। ट्रेट यानी कि करेक्टर। अब इन ये जितने भी करेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, टोटल 14 करेक्टर है, 7 पेयर है, तो टोटल 14 करेक्टर्स हैं यहाँ पे। इनमें से कुछ थे जो डोमिनेंट थे और कुछ थे जो कि रिसेसिव थे। 14 करेक्टर्स हैं, कुछ डोमिनेंट थे और कुछ रिसेसिव थे। डोमिनेंट का मतलब क्या है? What is the meaning of dominant here? Dominant trait, it can express itself. It can express itself. ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है, शो कर सकती है. It can express itself in pure form and hybrid form. It can express itself in both pure form and hybrid form. Whereas recessive trait, it can express itself only in pure form. ये प्योर फॉर्म या हाइब्रिड फॉर्म क्या है देखिए। डोमिनेंट को हम कैपिटल लेटर से डिनोमिनेट करेंगे, शो करेंगे, और रिसेसिव ट्रेट को लिखा जाता है स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर देखिए, जैसे प्लांट हाइट दो तरह की है, टॉल और ड्वार्फ। ओके, टॉल एंड ड्वार्फ। तो टॉल को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ड्वार्फ यानी कि शॉर्ट हाइट जो है रिसेसिव कैरेक्टर, इसको हम स्मॉल लेटर से डिनोमिनेट करेंगे, पेयर में होते हैं हमेशा कैरेक्टर। देन सीड कलर येलो है तो कैपिटल, क्योंकि ये डोमिनेंट है। ग्रीन रिसेसिव है तो स्मॉल। राउंड कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, डोमिनेंट है। रिंकल्ड को स्मॉल आर। वायलेट को कैपिटल वी से हम डिनोमिनेट करेंगे, एंड व्हाइट को स्मॉल। ग्रीन को वी कैन रिप्रेजेंट कैपिटल जी, और इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या इसको वायलेट को हम कैपिटल डब्ल्यू और इसको स्मॉल डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन कोड शेप, अगर इन्फ्लेटेड है
इसको हम कैपिटल लेटर से शो कर सकते हैं, कोई भी लेटर हम इसके लिए ले सकते हैं। लाइक वी कैन यूज इसके लिए स्मॉल, और भी लेटर्स हम यूज कर सकते हैं। एक्सेल के लिए कैपिटल ए और स्मॉल के लिए हम यूज कर सकते हैं स्मॉल, टर्मिनल के लिए, ठीक है। सो दीज आर द dominant character we can represent in capital letters and recessive character we can represent in small letters. Now, if you see the character capital T, this is pure dominant, pure form, और कैसी है, dominant. अगर मैं यहाँ बात करती हूँ small t, so it represents pure form, but ये कैसा character है, recessive. If I write capital T small t, तो ये कैसा character है, हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड है, ना ये डोमिनेंट है ना ये रिसेसिव है, लेकिन कैपिटल टी यहाँ अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। कैपिटल टी यहाँ पे प्लांट की हाइट रहेगी टॉल, स्मॉल टी यहाँ अगर ये इकट्ठा होते हैं जीन्स तो यहाँ रहेगी ड्वार्फ यानी कि छोटी, और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ आते हैं तो हाइब्रिड फॉर्म में, तो ये रहेगी टॉल। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, ये भी टॉल है और यहाँ से ये भी टॉल है, क्या डिफरेंस है दोनों में? माय डियर स्टूडेंट, दिस इज प्योर टोन, ये प्योर टॉल है और ये कैसा टॉल है, हाइब्रिड टॉल। दिखने में हमें कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा। तो जो हमें करेक्टर प्लांट का दिखाई दे रहा है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो करेक्टर हमें दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। और असल में जो जेनेटिक मेकअप ऑर्गेनिज्म का है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप। कैसे डिफाइन करेंगे आप फिनोटाइप और जीनोटाइप को? यहाँ पे फिनोटाइप क्या है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है या एनिमल। जीनोटाइप का मतलब क्या है, जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस तरह की जीन उसके अंदर है, ठीक है। तो आपको ये वर्ड्स पता होने चाहिए। तो अगर हम देखें कैपिटल टी प्योर फॉर्म में और कैपिटल टी यहाँ पे हाइब्रिड फॉर्म में अगर हम देखें तो ये दोनों ही प्लांट का फिनोटाइप होगा टॉल, दोनों ही दिखने में टॉल होंगे, लेकिन जीनोटाइप एक का प्योर है और एक का कैसा है, हाइब्रिड। तो यहाँ आपने रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट, फिनोटाइप, जीनोटाइप इनके बारे में सीखा। अब एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ, अगर कैपिटल टी दोनों एक साथ है या स्मॉल टी दोनों एक साथ है, ऐसी कंडीशन में वी कैन यूज द टर्म होमोजाइगस। दोनों सेम करेक्टर है ना साथ में, होमोजाइगस कंडीशन, क्या कहेंगे, होमोजाइगस। लेकिन अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल है तो इसको हम बोल सकते हैं हेट्रोजाइगस। क्या बोलेंगे हम इसको, हेट्रोजाइगस, यूएस आप यहाँ लिखिए, हेट्रोजाइगस। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। तो हमने अभी तक बात की मेंडल की, जिन्होंने पी प्लांट पे काम किया। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने अभी तक बात की, वी हैव टॉक अबाउट इनहेरिटेंस, हमने इनहेरिटेंस की बात की, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, या फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कैरेक्टर जाते हैं तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। फिर हमने बात की वेरिएशन की, वेरिएशन क्या होता है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरिएशन अकर ड्यू टू न्यू रिकम्बिनेशन, नए नए रिकम्बिनेशन बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, और क्या आएगी उससे, वेरिएशन आएगी, और वेरिएशन से क्या होगा स्टूडेंट्स, वेरिएशन से होगा इवोल्यूशन, नई स्पीशीज का बनना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फादर ऑफ जेनेटिक्स, हु वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, George John Mendel was the father of genetics, right? He worked on which plant?
garden pea plant. The scientific name is Physum sativum. This can be asked in competitive exam. He worked how many years? 7 years, 1856 to 1863. So he also did work on Lovelop bean and hawkweed, but did not get that much satisfactory result as he worked on garden pea. How many character he studied? He studied 7 pairs of character, जिसको हम trait भी बोल सकते हैं. Pairs का मतलब है कि individually they are 14 character. So what are the 7 pair of that character? 7 pair character कौन से थे? One is plant height, जिसके दो फॉर्म थी, tall and dwarf. सीड कलर भी दो तरीके का था, येलो एंड ग्रीन. सीड शेप दो तरीके का था, राउंड एंड रिंकल. फ्लावर कलर 2 टाइप्स का था, वायलेट एंड व्हाइट. पॉड कलर ग्रीन एंड येलो. पॉड शेप फुल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड. फ्लावर पोजीशन एक्सिल यानी कि साइड में, टर्मिनल मतलब कि प्लांट में ऊपर. तो एक जीन की दो दो फॉर्म आपको ये जो नजर आ रही है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको बोलते हैं एलील. वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, एलील क्या होता है? नोट इट डाउन. टू अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन. एक ही जीन की दो अल्टरनेट फॉर्म को क्या बोलते हैं? एलील. लाइक टॉल एंड ड्वार्फ, दीज आर टू एलील्स ऑफ अ जीन प्लांट हाइट. यहाँ पे प्लांट हाइट क्या है? एक प्लांट हाइट का एक जीन है जिसके दो फॉर्म है, तो ये एलील 1 है और ये क्या है? एलील 2. अब जो करेक्टर्स की बात की हमने, जो ट्रेड्स की बात की, दे आर ऑफ 2 टाइप. 2 टाइप के करेक्टर है यहाँ पे, ठीक है. वन इज डोमिनेंट. एक डोमिनेंट करेक्टर है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है. डोमिनेंट करेक्टर कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, प्योर फॉर्म एंड हाइब्रिड फॉर्म. रिसेसिव करेक्टर कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, cannot express itself every time, it can express only in pure form. ठीक है. अभी प्योर फॉर्म और हाइब्रिड फॉर्म को हम क्या बोल सकते हैं? देखिए, दिस होमोजाइगस फॉर्म इज कॉल्ड प्योर फॉर्म एंड हेटेरोजाइगस फॉर्म इज कॉल्ड हाइब्रिड फॉर्म. ओके, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई ही सिलेक्टेड pea plant. Question arises, why Mendel selected? Question arises, why Mendel selected pea plant and why his work was not recognized. उन्होंने इतनी मेहनत से काम किया, उनका काम को कोई रिकॉग्निशन उस समय पे नहीं मिला. उनके मरने के 14 to 16 ईयर्स के बाद उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का रिकॉग्निशन मिला, उनको ऑनर मिला. व्हाई वाज इट सो लेट? इतना लेट उनके साथ ये क्यों हुआ? सो द क्वेश्चन इज, व्हाई Mendel selected pea plant? Why Mendel selected pea plant? And the answer is 1. Short life cycle. pea plant की short life cycle है, रिजल्ट बहुत जल्दी हम देख सकते हैं. Second, easy to grow करना easy है. Third, contrasting pair of characters present. कलर दो है, शेप दो तरह की है, सीड की हाइट दो तरह की है. Contrasting pairs of characters present. Contrasting pairs of character present. Next, इसमें pollination यानी कि ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma. सेल्फ pollination भी पॉसिबल है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ pollen grain occurs through anther to stigma of the same plant. Self pollination, cross pollination,
दोनों ही पॉसिबल है। ठीक है, व्हाट इज अवर क्वेश्चन, व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट क्यों किया। नंबर वन, शॉर्ट लाइफ साइकिल, एक तो पी प्लांट की लाइफ साइकिल शो थी, दूसरा इजी टू ग्रो, और तीसरा कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ करेक्टर प्रेजेंट, मतलब हर करेक्टर की दो दो फॉर्म प्रेजेंट थी। और नेक्स्ट, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही यहाँ पे पॉसिबल थे। ये कुछ रीजन थे कि मेंडल ने, और प्रोजेनी भी, नंबर ऑफ प्रोजेनी विल बी देयर, तो नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, प्रोजेनी मतलब नेक्स्ट जनरेशन। मेंडल को यहाँ पे नहीं पता था व्हाट इज द रीजन ऑफ any character expression, so he called it factor। मेंडल ने एक टर्म दी, मेंडल यूज्ड टर्म, मेंडल ने कौन सी टर्म यूज की, फैक्टर। उन्होंने कहा फैक्टर इज कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग डिफरेंट ट्रेट्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या प्लांट के अंदर, उन्होंने गार्डन पे काम किया था, उन्होंने कहा फैक्टर इज कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग डिफरेंट ट्रेट्स। हर ट्रेट को, हर करेक्टर को कंट्रोल करने वाला, आज की डेट में हम कहते हैं कि जीन है, लेकिन उन्होंने टर्म दी थी फैक्टर। बाद में फैक्टर को टर्म दिया गया कि फैक्टर को जीन कहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जीन इज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो जीन जो टर्म थी, जीन टर्म गिवन बाय, जीन जो टर्म दी थी, ये किसने दी थी, जॉनसन। This is all about today's class. I hope this video will be helpful for you all. So do share it with your friend and don't forget to hit the like button and do subscribe my channel. Goodbye everyone.